अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के अंदर आज हम कह सकते हैं कुछ सेलिंग प्रेशर विटनेस किया गया। हाउएवर इंटरनेशनल मार्केट की जो एक हम कहेंगे गिरावट है वो काफ़ी इम्पैक्ट करते हुए मार्केट को दिखाई दी, लेकिन ओवरऑल जो एक सेलिंग प्रेशर था उसने भी मार्केट को काफ़ी हद तक डाउनवर्ड ट्रेंड में धकेला, जिसमें हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स वाइज भी लैकलस्टर बिहेवियर देखा जा रहा था। और इसके साथ साथ वो स्क्रिप्ट्स जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आज के दिन उन्हीं में काफ़ी हद तक सेलिंग देखी आई और वही वॉल्यूम लीडर्स थे, वही उनके सेंटिमेंट्स थे, पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री थी, लेकिन आज के दिन नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री देखी जा रही है। और अगर थोड़ा सा आप फ्लो चार्ट को या फिर ये जो एक चार्ट दिखाई दे रहा है इसको आप विटनेस करें तो ये पूरी जो एक मूवमेंट है वो स्टार्ट में वॉलेटाइल और एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हुए दिखाई दी, क्योंकि कल मार्केट का लास्ट सेशन है तो हो सकता है कि सेटलमेंट में इस वीक के अंदर एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस, इसका ओवरऑल आउटलुक और खासकर जब ईयर स्टार्ट हुआ है न्यू ईयर्स के बाद मार्केट के अंदर एक रैली विटनेस की गई है। 45,000 का लेवल दिखाई देता है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस है आज के दिन हम जो ये पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। के ट्रेड से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद माज मुल्ला, वाइस प्रेसिडेंट हैं इक्विटी सेल्स के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम माज, वेलकम टू द शो। थैंक यू। माज, ये बताइए कि बहुत ही मार्केट में एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखी जा रही है, बहुत अच्छी चेंज देखी जा रही है। 45,000 का लेवल बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर फ्लरिश कर रहा है, लेकिन जो न्यूज़ है, जो चैलेंजेस है वो हमारे सामने इंटैक्ट है, जैसे कि मिनी बजट के हवाले से, जैसे कि IMF के हवाले से, जैसे स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें जो हमारे पास चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनको हम आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मिनी बजट की बात लें तो वो कैबिनेट से अप्रूव हो गया है और जो मार्केट ने उसका जो रिएक्शन देना था वो ऑलरेडी मार्केट इनकॉर्पोरेट कर चुकी थी मिनी बजट को। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो हमारी अगर करेंसी के हवाले से भी आप देखो तो करेंसी काफ़ी हद तक हम ये कहेंगे थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है। तो ये जो सेंटिमेंट है ना, ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, जिसकी वजह से हमें उसका रिएक्शन देखने को आ रहा है और तभी हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो आज 45,000 के लेवल के ऊपर आके खड़ी हो गई है। वॉल्यूम्स भी बेहतर होना शुरू हो गए हैं मार्केट के अंदर और मार्केट के अंदर ये है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस काफ़ी आना शुरू हो गई, क्योंकि अगर आप पी रेशो देखो हमारा पी वो काफ़ी कम है। अगर आप उसको 10 साल के से एवरेज देखोगे तो वो 10 साल का तकरीबन 9.8 के पास था, अभी आप करंट 4.8 पे हो। तो ये तो शो कर रहा है कि मार्केट में इस वक्त स्टॉक मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ मौजूद है। तो ये चीज़ ही आपको आगे जाएगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारा मार्केट का हाई लगा था 52,800 का, ये भी इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको ब्रेक करेंगे। राइट। माज, आपने जिक्र किया कि ओवरऑल वॉल्यूम्स के हवाले से या फिर हम बात करें कि मार्केट ने जिस चीज़ को हर्ट किया, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मार्केट को सबसे ज़्यादा डैमेज जो सिचुएशन करती हुई दिखाई दी है, जो कि अब थोड़ा सा अगर हम 3 इयर्स का व्यू ले लें, थोड़ा सा एक वास्ट विजन रखें, तो क्या सिचुएशन मार्केट ने टैकल की और अब जो चैलेंजेस हैं उस लिहाज से मार्केट को ज़्यादा नहीं आगे होना चाहिए? क्योंकि 45,000 48,000 इतना ज़्यादा एक हम कहेंगे जाइंट नंबर्स हैं कि इसके बाद मार्केट बैकफुट तो हो जाती है, आगे नहीं जाती है। देखिए, सब में पहले तो आप ये देखें ना कि मार्केट हमारी अगर 52,000 के पास या 48,000 के पास भी जाना है तो हमें पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए थे। ठीक है। हमारी इकोनॉमी जो थी उसके अंदर काफ़ी चैलेंजेस थे, करंट अकाउंट का हमारे पास मसले थे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सेटल होने जा रही हैं। अगर आप वॉल्यूम्स की भी बात करो तो देखें, वॉल्यूम हम जब 52,000 से नीचे आना शुरू हुआ, हमारी वॉल्यूम्स काफ़ी श्रिंक होना शुरू हो गई थी। अब ये है कि वॉल्यूम दोबारा से ऊपर आ रही है और मार्केट के अंदर ये पॉजिटिव साइन है बहुत ज़्यादा। इन्वेस्टर को भी यही होता है कि उसको ये देखता है कि वॉल्यूम नहीं आता तो वो घबरा जाता है, कहता है कि ऐसा ना हो कहीं सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाए, जो कि अमूमन हमने पहले भी देखा है कि काफ़ी सेलिंग प्रेशर, यही रीज़न था कि वॉल्यूम के ना होने से सेलिंग प्रेशर आ रहा था मार्केट में। अब क्योंकि आप ये देखो कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी पता है कि मार्केट काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर आई हुई है। स्टॉक वाइज भी अगर आप सेक्टर वाइज भी उठा लें स्क्रिप्ट्स को तो वो काफ़ी अपने नीचे आए हुए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। अगर आप बैंकिंग सेक्टर देख लो, बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखोगे तो आपका जो पॉलिसी रेट है वो अब अपवर्ड हो गया है, लेकिन उसमें स्टेट बैंक ने बोला है कि अभी फ़ौरन हम मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के जो पहले के रेट्स थे जो ऑल टाइम अपने हाई पे थे और वहाँ से भी वो कितने नीचे, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन मौजूद है
जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस भी यही सब लोग देख रहे हैं और आपके इंडिविजुअल भी यही देख रहे हैं, तो वो उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए यही चीज़ें हैं जो कुछ स्टॉक्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर लोग इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं। राइट और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़ा एक चैलेंज होता है कि जब आप पॉलिसी बनाने बैठे हैं तो आपको उस सेक्टर का भी ख्याल करना है जो पॉलिसी रेट से ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है और उन सेक्टर्स का भी ख्याल करना है जो उनके बढ़ने की वजह से हर्ट हो सकते हैं। तो माज से मजीद क्वेश्चंस पूछते हैं। माज, आपने ये बताया कि वॉल्यूम्स जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में एक इंट्रोडक्शन में यही बता रही थी कि काफ़ी हद तक लैक लस्टर बिहेवियर देखा जा रहा है। 13 बिलियन वैल्यू दिखाई देती है मार्केट के अंदर, या फिर एक जो अगर हम वॉल्यूम्स देखते हैं 345 मिलियन, तो ये काफ़ी हद तक उस मार्केट में जो एक अच्छी मार्केट थी उस लिहाज से कम नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करो जो मार्केट का, जब मार्केट चल रही थी अच्छे खासा हाई के ऊपर थी, तो ये 500 550 के ऊपर था वॉल्यूम, ये वहाँ से श्रिंक हुआ है। लेकिन अगर आप लेटली एक्टिविटी देखो, जो मिनी बजट से पहले वाली एक्टिविटी थी 1 वीक बैक अगर आप चले जाओ, तो मार्केट में वॉल्यूम 100 मिलियन 150 मिलियन का था। अब मिनी बजट क्योंकि आपके पास आईएमएफ भी आगे है, मिनी बजट भी है, 12 तारीख का आईएमएफ का भी है, तो मार्केट को थोड़ा इसी वजह से लैक लस्टर हुई हुई है, क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का। हर कोई जो है वो वेट एंड सी की स्ट्रैटेजी रखा हुआ है कि ये मिनी बजट पास हो जाए, आपका आईएमएफ के पैसे आ जाएं, तो फिर नई एक्टिविटी स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके बाद ये दो चीज़ों के बाद आपके पास एज सच आगे कोई बैरियर्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल 12th को एक्सपेक्टेड है जी, ये, तो बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशन दिखाई देती है अपार्ट फ्रॉम नहीं, मार्केट देखिए इकोनॉमी आप, के लिहाज से? अगर आप ये देखें कि जो चीज़ें बोली गई थी आईएमएफ ने जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें आपने टैक्सेस जो आपने वो दिया हुआ था वो सारा आपने वापस ले लिए एग्जम्पशंस। अच्छा। हाँ, जो आप जो मिनी बजट की जो अप्रूवल कैबिनेट के पास गई है, दैट शोज कि आपने जो टैक्स एग्जम्पशंस जो दी हुई थी, जो भी सेक्टर्स को दी हुई थी, ऑटो सेक्टर को दी हुई थी आपने, तो वो आप जब वापस ले रहे हो, तो ये तो हम लगता यही है कि आईएमएफ के जब आपकी डील हो जाएगी 12th को, आपके पास कैश इनफ्लो आ जाएगा, तो ये मार्केट को भी और आपके करंट अकाउंट को भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। करंट अकाउंट को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, मार्केट को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। नियर फ्यूचर जो कि एक ओवरऑल एक एंथुजियाज्म मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में नियर फ्यूचर कौन से नंबर्स हैं या कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे देखिए, रहे हैं? नियर फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम 2022 को ही देख लें, तो उसके अंदर मुझे लगता है जो सेक्टर्स चलेंगे दैट वुड बी बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि फर्स्ट आपका जो आपका जो पॉलिसी है वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना, ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, और ये बैंकिंग सेक्टर जो है ऑलरेडी अपने काफ़ी ऑल टाइम हाई से लो हैं, तो ये, और इनके डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छी हैं सबकी, तो बैंकिंग सेक्टर एक मुझे ऐसा लगता है सेक्टर जो चलेगा। सीमेंट सेक्टर जो है, क्योंकि कोल प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गई हैं। कोल प्राइसेस नीचे आने का मकसद ही ये है कि अगर कोल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर द सीमेंट प्लेयर्स, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी गुंजाइश मौजूद है जो कि चलेगा। और सीमेंट सेक्टर के अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के हवाले से भी हमारी इस गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट देने की, तो वो सीमेंट एंड स्टील सेक्टर दोनों पैरेलल साथ साथ चलते हैं। तो सीमेंट एंड स्टील आई वुड से कि वुड बी द सेकंड प्लेयर ऑफ दिस ईयर। आप बढ़ती हुई मार्केट के अंदर ये दो होंगे, और इसके अलावा जो अगर आप देखोगे तो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे लगता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, क्योंकि आप अभी आप देखें जो हमारे स्मॉल जितनी भी हमारा जो एक आईपीओ आया था ऑक्टोपस का, फिनोमिनल ग्रोथ नज़र आई है उस आईपीओ के अंदर, और वो जिस तरीके से बढ़ा है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रही है। राइट, टेक्नोलॉजी सेक्टर इटसेल्फ काफ़ी ग्रो किया है इस 1-2 साल के जो अगर हम स्पैन में देखा जाए। अच्छा, मार्केट में आपने जिक्र किया कुछ इनिशिएटिव्स भी न्यू आए हैं, जेम बोर्ड के हवाले से बात करना चाहूँगी, कैसा दिख रहा है इसका फ्यूचर, और ख़ासकर ये मेजर लिया गया मार्केट के लिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, बहुत देर नहीं कर दी? देखें, देर आए लेकिन दुरुस्त है। मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी था मार्केट के लिए। आप छोटी इंटरप्राइजेज जो आपकी होती हैं उनको बूस्ट देने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है। बाहर मुल्कों में ये होता है, हमने काफ़ी देर ज़रूर कर दी, लेकिन ये टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन वी आर मूविंग। तो ये बहुत ज़रूरी था मार्केट के अंदर ये इस चीज़ को लेकर आना। आपका 40% जीडीपी को ये सपोर्ट करती हैं स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सारी, तो ये तो ग्रोथ वाली जितनी भी हैं इनको तो बिल्कुल आना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को लिस्ट होना चाहिए इस तरीके से। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, उनके अपनी एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ती है। जाहिर सी बात है, वो जब बढ़ेंगे उनका स्केल बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, हायरिंग होगी, सारा कुछ होगा, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट को, इसको मार्केट ने और इसको लिया भी है काफ़ी पॉजिटिव वे में मार्केट ने। राइट, एसएमईज का क्या रुझान पाया जाता है? एक ब्रेक की जाने चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्या आपको पता है
पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम एसएमईज के हवाले से बात कर रहे थे। माज हमारे साथ मौजूद हैं K-Trade से, उनसे बात करते हैं। माज, एसएमईज का रुझान क्या पाया जाता है? जेम बोर्ड तो ऑब्वियसली ये एक इनिशिएटिव है उनके लिए जो कि छोटे इंटरप्राइजेज हैं और वो इससे लिस्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो एसएमईज हैं उनके पास क्या ये अवेयरनेस है? क्या वो क्या चाहते हैं एक्चुअली? देखिए, एसएमईज के पास अवेयरनेस है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद और अवेयरनेस देनी चाहिए। ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए। इनको बताना चाहिए कि ये अगर लिस्ट होने आते हैं तो इनसे फ़ायदा क्या होगा, इनको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, इन्वेस्टर को तो चले फ़ायदा ही है, लेकिन ये एसएमईज अगर अपने लिस्ट होने आते हैं तो जो इंजेक्शन ऑफ मनी आएगी इसके अंदर, तो उससे उनकी कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। और अगर वो फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली वो पास ऑन भी होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन ये थोड़ी सी लैकिंग हमारे इधर ये है कि हमारे इधर अवेयरनेस सेशंस नहीं होते। तो अगर ये अवेयरनेस सेशंस रेगुलरली बेसिस के ऊपर अगर होना शुरू हो जाएंगे तो दैट वुड बी मच मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट। राइट। अच्छा, K-Trade के हवाले से बात करते हैं। K-Trade अपनी मार्केट की जो हम कहेंगे ना पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या काविश कर रही है? चलें इस पे मजीद बात करती हूँ, लेकिन एक न्यूज़ सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ वॉल्यूम्स के बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है मार्केट का और जो मार्केट के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आज के दिन 45,407.81 पे मार्केट ओपन हुई। हायर साइड पे मार्केट भी सेम एज द ओपनिंग साइड, लोअर वाज 45,021.32। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने तकरीबन 400 पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए, 390 पॉइंट्स, एंड फाइनली क्लोजर रहा 45,082.30, यानी कि 325.59 के डिक्लाइन के साथ। टर्नओवर में करंटली 345.29 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में जो है वो एक नेगेटिव चेंज देखा जाता है 86.65 मिलियन शेयर्स का, एंड वैल्यू रही 13.23 बिलियन रुपीज़। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाता है, थोड़ी रेड परफॉर्मेंस दिख जाती है। WTL लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.10 के डिक्लाइन के साथ, 2.26 पे क्लोजर, 65.10 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। TRG पार्क सेकंड स्क्वाड पे 9.26 का डिक्लाइन, 114.33 पे क्लोजर, 54.81 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली यूनिटी राइट शेयर्स अगेन लाइमलाइट में 0.02 का डिक्लाइन देखा गया, 2.25 पे क्लोजर रहा, 30.19 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। गालिबन ये वही हम कह सकते हैं स्क्रिप्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो कल के दिन भी वॉल्यूम लीडर्स में मौजूद थे। माज से पूछते हैं ये बात। माज, मैं आपसे जो है वो K-Trade के हवाले से पूछी थी, लेकिन आप मुझे वॉल्यूम्स के हवाले से बताइए पहले। जी बिल्कुल, अगर आप वॉल्यूम लीडर्स की अगर आज बात करें तो ये मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर ही हैं। अच्छा, पिछले दिनों की अगर आप एक्टिविटी देखो उसके हवाले से, और वॉल्यूम्स में यही है कि थोड़ा हमारा जो है ना मेन बोर्ड के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा। ये अगर मार्केट को चलना है आगे और अगर पॉजिटिवली ट्रेजेक्टरी में चलना है मार्केट को, तो मेन बोर्ड का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो तो उसके अंदर जो आपके जो हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ब्लू चिप हो गया, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर ये हो गया, पावर सेक्टर हो गया, इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स के ऊपर काफ़ी हैवी वेट रखते हैं। उनकी अगर मूवमेंट होना शुरू होगी तो आपको इंडेक्स में भी जंप नज़र आना शुरू होगा, और उनकी जो आप देखोगे कि उसकी एक्टिविटी वो फंड्स की तरफ से आना शुरू होगी जब हमारे
इंस्टीट्यूशंस हैं या हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनमें अगर वो स्टॉक्स के अंदर एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली आपको मार्केट के अंदर इंक्रीज नज़र आएगा। अगर आप साइड बोर्ड स्टॉक्स, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर स्टॉक्स की बात करें जिनके अंदर वॉल्यूम अभी हो रहा है, तो उससे लेकिन आपके इंडेक्स को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है। वॉल्यूम तो ज़रूर बड़ा नज़र आ जाएगा आपको, लेकिन वो इंडेक्स को सपोर्ट के हवाले से उसमें कोई अच्छा सिग्निफिकेंट मास, नहीं है। काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स क्या दिखाई देती है? क्या वो लॉन्ग टर्म नहीं आ रहे या फिर लॉन्ग टर्म आ रहे हैं और वो जो डे ट्रेडर था वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है? देखिए, अगर आप इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछो तो इसका आंसर यही होगा कि इन्वेस्टर्स जो है, क्योंकि हमारी मार्केट एक्टिविटी इतनी डल हो गई थी वॉल्यूम्स नहीं होने की वजह से, तो इन्वेस्टर्स जो भी थे वो ज़्यादातर जो थे वो फंसे हुए थे बेचारे। उनके पास या तो बहुत ऊपर के शेयर्स पड़े हुए हैं या वो ये डर रहे हैं कि मार्केट मजीद और नीचे जाएगी, तो वो वेट कर रहे हैं, जैसा हर कोई वेट कर रहा था। मार्केट ने कोविड के टाइम पे जो अपना लो किया था वहाँ से मार्केट रिबाउंड की, लेकिन क्योंकि फिर अब दोबारा से कोविड का जो केसेस बढ़ना शुरू हो गए तो लोगों को ये भी लग रहा है कि दोबारा कहीं लॉकडाउन की तरफ हम जाएं। राइट, लेकिन उस वक्त वैक्सीनेशन नहीं थे, अब हमारे पास वैक्सीन मौजूद हैं, ये भी तो एक डिफरेंस है ना? बिल्कुल, वैक्सीनेशन बिल्कुल, हमारे ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, डिफरेंस हुआ है वैक्सीनेशन से, नंबर ऑफ केसेस में भी कमी आएगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, तो उनको ये होता है कि कहीं अगर ये दोबारा इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि अगर आज आप देखो कल भी इंटरनेशनल मार्केट्स बुरी तरीके से हिट हुई हैं, कल कोविड केसेस पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ना, इंक्रीज नंबर हमें शो हुआ है, तो वो अगर हमें चीजें नजर आती है ना, तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो वो डर जाते हैं फौरन। अच्छा, हमारी मार्केट के लिए बड़ा बैड सीन होता है कि जब मार्केट में जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, इन हाउस सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो इंटरनेशनल आपके पास जो है वो थोड़ा सा वेटेज आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये एकदम ज़्यादा हमारे पास डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं होते, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पहले अगर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है तो मार्केट के लिए वो नेगेटिव है, इकोनॉमिक है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव है, और फॉरेन साइड के ऊपर अगर कुछ हो जाता है तो वो भी हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। तो वो फिर इन्वेस्टर जो है वो डर ही जाता है बेचारा कि क्यों, न्यू इन्वेस्टर को आपको अगर एंगेज करना है, स्टॉक मार्केट में लेकर आना है, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको दिलाना पड़ेगा, और वो तभी आएगा जब आपकी मार्केट एक स्टेबल वे में परफॉर्म करेगी। हमारे इधर वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, के ट्रेड के हवाले से बात करते हैं। के ट्रेड अपना एक, हम कह सकते हैं, रोल प्ले कर रही है मार्केट के अंदर। मार्केट में एक न्यू चेंज आ रहा है और ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज होते हुए दिखा रहे हैं थ्रू दिस ऐप। बिल्कुल, अगर आप देखो हमारा नंबर ऑफ न्यू क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो ऐप है और जो हमारा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, इट्स क्वाइट सिंपल। आप तीन चार चीज़ें, आपकी मेन चीज़ें चाहिए होती हैं हम लोग को, रिक्वायरमेंट्स, और उसके बिहाफ के ऊपर हम आपका अकाउंट खोलते हैं। प्रॉब्लम ये आती थी पहले जो अकाउंट्स नहीं खुलते थे उनमें काफ़ी डिले होता था, 4-5-6 दिन लगते थे अकाउंट खुलने के लिए। अब आप अपनी सारी चीज़ें जिस दिन देते हो नेक्स्ट डे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो वो इन्वेस्टर को यही चाहिए कि भाई मुझे टाइम ना लगाया जाए मेरे अकाउंट ओपनिंग के लिए, जल्द से जल्द चीज़ें हों। और के ट्रेड के थ्रू अगर आप करते भी हो तो आपको देखें ना, हमारी ऐप में आपको पूरा रिसर्च पोर्टल मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारे स्टॉक की हिस्ट्री भी बताते हैं, सब कुछ। तो आपकी फिंगरप्रिंट्स के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक इन्वेस्टर के लिए जो है ना, वो एक बहुत आसान तरीका है, और यही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि हमारी ऐप के थ्रू काफ़ी लोगों ने रजिस्टर भी किया। हमारी जो अभी वो हुई थी एनुअल समिट, उसके ऊपर जो हमें फीडबैक मिला है, इट वाज क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि जो हम लोग का अगर आप देखो तो हर साल कर रहे हैं, लेकिन ये वाली समिट के अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूशन साइड से भी हाई नेटवर्क और फिर उसके हाई नेटवर्क क्लाइंट्स भी, और जितने हमारे लोकल क्लाइंट्स, रिटेल क्लाइंट्स थे, उनकी तरफ से भी जो फीडबैक मिला वो दैट वाज क्वाइट पॉजिटिव। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखें ना, ये ऐसे आप एनुअल समिट जब करते हैं तो ये आपका एक मीटिंग पॉइंट बन जाता है, आप इंडस्ट्री से पूरा मिल रहे हो तो वो जो जितने भी फंड इंस्टीट्यूशन साइट्स के ऊपर भी होते हैं वो भी यही देख रहे होते हैं, यार कोई ऐसी चीज़ें आए जहाँ पे हम पूरी इंडस्ट्री से वो कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप फ़ोन पे तो एक हद तक बातें कर रहे होते हो लोगों से, लेकिन असल में जब आप फिजिकली मिलते हो, उनके आइडियाज़ शेयर करते हो, अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हो, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें इन बंदे को अच्छा, बहुत सारी कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में और बहुत एक अच्छा रिव्यू आया इसका। जी बिल्कुल, देखें ना आप, ये मैं यही बात कर रहा था ना कि देखें कंपनीज के साथ साथ हमने जो उस एनुअल समिट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट था, तो हमने उसमें बिटकॉइन का भी जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमने जो था पूरा बताया, और वो लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि यार एक एनुअल समिट के अंदर हमें मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी पता चल रहा है। वो भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, वो उन्होंने जूम के ऊपर पूरा हमें सेशन दिया, बताया, सारी अवेयरनेस बताई उसके ऊपर, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव था
हमारे लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी पॉजिटिव रहा। राइट आपने के ट्रेड के हवाले से बात की कि बहुत इजी वे है अकाउंट ओपनिंग करने का। पहले जो है वो 26-27 पेजेस के फॉर्म होते थे, उसको आप फिलअप करें, फिर वो डिले हो जाता था, उसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब ये एक एप्लीकेशन है, जस्ट आपने डाउनलोड किया और एक वन टच के फासले पर है। यहाँ पे आपने अकाउंट ओपन करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं भी करनी तो यहाँ पे एक मॉक ट्रेडिंग भी मौजूद है, तो आपके पास वर्चुअल करेंसी भी मौजूद है। जी बिल्कुल, तो वो भी बताएं आप कैसे वो काम उसके करती है। अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन में आप अपने आप को रजिस्टर जब करते हो और अगर आपको पैसे नहीं डाल के रियल मनी के साथ नहीं काम करना, आपको ये है कि मैं पहले थोड़ा सा आइडिया ले लूं, तो उसके अंदर एक मॉक ट्रेडिंग का एक ऑप्शन है। आप मॉक ट्रेडिंग पे जाते हो तो वो एग्जैक्ट वही रेट्स देता है जो मार्केट के रेट्स होते हैं, और फिर उसके ऊपर आप बाय एंड सेल कर रहे होते हो चीज़ों के बारे में। अब वो बिल्कुल जैसे मार्केट बिहेव कर रही होती है वैसे ही होता है। तो वो लोगों को थोड़ा यूज टू होने के लिए कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, ये बड़ा अच्छी चीज़ है ये करने का तरीका। एक आपकी कहते हैं रेल सेल हो जाती है मार्केट के अंदर जाने के लिए। जी जी जी। अच्छा, ओवरऑल के ट्रेड के हवाले से जो रिव्यू आ रहे हैं लोगों के, लोग बड़े मुतमईन दिखाई देते हैं, और ख़ासकर जब इस ऐप के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं और इतनी हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आसान हो गई है, तो क्या परसेप्शन लोगों के अंदर बिल्डअप हो रहा है? आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि मार्केट के हवाले से भी एक नॉलेज बिल्डअप हो रही है। देखिए बिल्कुल, ये आप हर बंदा जो है ना वो आसानी चाहता है। अब आप जब उनको इजी वे आउट दोगे चीज़ों का, तो जाहिर सी बात है वर्ड ऑफ माउथ फैलता भी है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई अगर हमारी ऐप से रिलेटेड कोई नेगेटिव कमेंट भी अगर आता है तो हम फौरन, हमारी उसमें सबसे पहले कोशिश यही होती है कि उसके मसले को सोल्यूशन करके हल किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर बंदे को अगर आप फैसिलिटेट नहीं करोगे, अगर उसके अकाउंट ओपनिंग के अंदर आपने 6-7 दिन लगा दिया, आप उससे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स मांगोगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो आपके पास से कहीं आप लूज कर जाओगे उसको, वो कहीं और चला जाएगा अकाउंट खोलने के लिए। तो जब ये ऐप के थ्रू आप करते हो, सारी 4-5 चीज़ें हैं आप वो देते हो, अकाउंट खुलता है, इन्वेस्टर उसके अंदर पैसे डालेगा, फिर आफ्टर सेल सर्विस दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी कोई कस्टमर की क्वेरी है तो आप उसको कितने जल्दी रिजॉल्व करते हो, उसके इशू को कितनी प्रायोरिटी पे रख के आप सॉल्व करते हो, तो वो भी ये देखता है कि हाँ ठीक है मेरा इशू रिजॉल्व हो गया, तो उसका पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है। तो उसकी वजह से आप देख रहे हो कि अकाउंट की, और आपके पास रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च टीम बहुत अच्छी है जिसमें आपको फौरी तौर पे आइडियाज या फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, हमारे पास पूरी रिसर्च टीम मौजूद है। और अगर हमसे कोई अपनी क्वेरी लेकर आता है रिलेटेड एनी स्टॉक या एनी सेक्टर, तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि उस क्लाइंट की क्वेरी को सबसे पहले रिजॉल्व किया जाए। और अगर उसका कुछ है ऐसा कि उसको 1-on-1 रिसर्च वालों के साथ मीटिंग करनी है, या अगर उसको कोई व्यू लेना है, तो हम उनसे उनका कांटेक्ट करवा देते हैं। हमारे रिसर्च एनालिस्ट उनको कॉल करके उनकी क्वेरी को भी बता सकते हैं, या उनको अगर कोई चीज़ सेक्टर के बारे में समझना है तो वो भी बिल्कुल बताया जाता है। तो ये एक मतलब सारे ऑप्शंस आपने दिए हुए हैं, बड़ा सही से अपने क्लाइंट को मुतमईन किया हुआ है। चलिए जी, मजीद बात करते हैं, ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की के-ट्रेड ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस के-ट्रेड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। के-ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ज़बरदस्त के ट्रेड के हवाले से बातचीत हो रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि मार्केट के हवाले से बात हो। माज सेक्टर वाइज जो है वो परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। सीमेंट सेक्टर का आपने स्टार्ट में जिक्र किया, एक अच्छी पोजीशन दिखाई देती है। अगर हम कहें आज की मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल भी इस सेक्टर की वजह से आया कि इट्सेल्फ इसका एक वेटेज बढ़ता जा रहा है। देखें, अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सीमेंट सेक्टर में बिल्कुल प्रेशर हमें नजर आया। उसका एक रीज़न है कि जो कोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में है वो काफ़ी वॉलेटाइल शो कर रही हैं, और रात
रात में चली जाती है 135 के पास, और फिर वहाँ से अगर आप सुबह देखो तो नीचे आती है थोड़ी 122 के पास, तो ये थोड़ी वॉलेटिलिटी उसके अंदर है। सीमेंट सेक्टर का जो मैंने आपसे बोला था आउटलुक मुझे अच्छा लग रहा है नेक्स्ट ईयर गोइंग फॉरवर्ड इस ईयर में, उसका रीज़न ही है कि कोल प्राइसेस अगर नीचे आती हैं तो सीमेंट प्लेयर्स ने ये इनकॉर्पोरेट, अभी जो प्राइसेस हैं वो इनकॉर्पोरेट की हुई हैं सारी की सारी, वो आगे पास ऑन भी हुई है, तभी आपकी सीमेंट की प्राइसेस जो पर बैग है वो एक उधर आ चुकी है। तो अगर आप तो क्या नियर फ्यूचर हम पर बैग प्राइसेस में कमी भी देख सकते हैं? अगर तो कोल प्राइसेस नीचे जाती हैं तो बिल्कुल कमी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है तो कमी? फिर इस सेक्टर की पोजीशन कैसी होगी? बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी ना। आप ये देखें ना सीमेंट, Okay. अगर आप ये देखें कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी तो हमारे मुल्क में जो है वो कंटिन्यूस चली रही है, और इसको गवर्नमेंट का फोकस भी है काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर, तो सीमेंट के नंबर्स भी डिफरेंट आपके पैकेजेस भी दिए हुए हैं, पॉलिसीज भी बनाई हुई हैं। पॉलिसीज बनाई हुई हैं, और अगर आप देखो तो सीमेंट के नंबर्स, अगर आप डिस्पैचेस के नंबर देखो तो वो, ये तो अभी सीजन ऑफ सीजन था, अब जब सीजन स्टार्ट हो जाएगा इनका तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर बाद आपको सीमेंट के जो डिस्पैचेस हैं उसमें भी काफ़ी इंक्रीज नज़र आएगा। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर नीचे आ रही है सीमेंट्स, तो यहाँ पे अगर कोई न्यू एंट्रेंट है या जिनके पास अपनी होल्डिंग है वो अगर एवरेज करना चाहते हैं तो वो भी एवरेज कर सकते हैं, और अगर कोई स्टॉक मार्केट में न्यू एंट्रेंट है तो ये जो डिप आता है इसके अंदर सीमेंट सेक्टर को लिया जा सकता है, इसके अंदर सीमेंट्स। राइट, ये एक अच्छा ऑप्शन होगा कि सीमेंट सेक्टर की तरफ देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, अच्छा स्टील सेक्टर की बात करते हैं, ये भी अलाय है ऑब्वियसली इससे। बिल्कुल ऐसी है। कितना इम्पोर्टेंट है अभी स्टील सेक्टर मार्केट के लिए भी? देखिए स्टील सेक्टर इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल है, क्योंकि आप देखो तो ये ब्लू चिप स्टॉक्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, राइट, ठीक है ना। और अगर आप, मैं जैसे अभी सीमेंट की बात की थी तो सेम चीज़ है स्टील के लिए भी। कंस्ट्रक्शन जब एक गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है तो फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी चीज़ें वही हैं सारी, जैसे सीमेंट चलेगी वैसे ही स्टील है। स्टील सेक्टर भी काफ़ी नीचे आ चुका है, हमने काफ़ी पिछले दिनों सेलिंग प्रेशर देखा है उन सेक्टर्स के अच्छा अंदर। स्टील सेक्टर आपने कहा काफी नीचे आ चुका है, स्टील सेक्टर की प्राइस तो बहुत बढ़ती हुई दिखाई दी है। स्टील सेक्टर की प्राइस बहुत बढ़ती हुई नजर आई है ना, तो अब मुझे बताएं ना, अगर लोहा महंगा हो गया है तो आम बंदा जिसको घर बनाना है तो उसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग भी, तो उसकी तो कॉस्ट ऑफ बाइंग नहीं बढ़ी, लेकिन वो जो बेचारा परचेज कर रहा है वो तो महंगा ही परचेज कर रहा है ना, उसकी एपेटाइट जो उसकी इनकम है वो तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि उसको जो परचेसिंग पावर है वो उतनी है, लेकिन प्राइसेस ऊपर चली गई हैं तो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो गई है, तो इस वजह से आपके सामने ही है कि वो प्रेशर ये इस वजह से आ रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात की जाती है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की जो एक डोर है वो ओपन हो जाते हैं, तो यही वजह है कि हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम करेगी तो यहाँ पे चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अगर आपकी जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी कोई भी सेक्टर या कोई भी कंपनी में बढ़ती है तो वो अल्टीमेटली देखा जाए तो मुल्क के लिए फायदा है। आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वहां से आपकी इनकम जनरेट होगी, सब कुछ होगा, तो यही तो सारा रीजन है कि आप। अच्छा, इनकम जनरेट होने की बात हो रही है, एक सेक्टर है जो काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था लास्ट 2 इयर्स, देख लें ऑटो सेक्टर, और अब बहुत ज़्यादा ये डाउनफॉल की तरफ दिखाई दे रहा है, हम कह सकते हैं डिप्रेस दिखाई दे रहा है, इसको कैसे संभाला जाए? देखिए ऑटो सेक्टर जो है वो डिक्लाइन हुआ है, उसकी कुछ रीजंस थे डिक्लाइन होने के, काफ़ी बूम भी गया, और ऑटोमेटिकली अगर आप देखो तो आपके जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए हैं तो उसके रीज़न ये है कि आपने गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं हमें दोबारा। वो जो गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर चीज़ें की थी उससे प्राइसेस नीचे आई थी एफईडी वगैरह, लेकिन अब वो दोबारा एग्जम्पशंस हटाई जा रही हैं तो वो आपकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। बिल्कुल, जब गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपको नंबर्स में भी स्लो डाउन नज़र आएगा। तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की एक हम कह सकते हैं कि कोशिश की गई है, दिस इज द रीजन? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, अब हम कब तक वही बात है कि हम जापानीज गाड़ियों के ऊपर रिलाय करें। बिल्कुल, हमें चाहिए कि अब हाई टाइम हो गया है, हम पाकिस्तान को बने हुए भी काफ़ी अरसा हो चुका है, अब ये चाहिए कि हम जो है अपनी खुद चीज़ें करें, और ये गवर्नमेंट का भी फोकस यही है कि एटलीस्ट हम जो असेंबलिंग यहाँ पे होती है उसके अलावा कुछ और चीज़ों के ऊपर पार्ट्स वगैरह के ऊपर बिल्कुल ये चीज़ें प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यही चीज रीजन है कि अगर आप देखोगे गोइंग फॉरवर्ड आपके पास जो अभी आए हैं न्यू एंट्रेंट्स आए हैं, जो पहले हमारे पास सिर्फ सुजुकी थी, एच कार था और टोयोटा थी, अब दूसरे एंट्रेंट्स आए हैं, उनको भी तो नजर आ रहा है ना कि कंपटीशन होना चाहिए। अब आपके पास अगर 20 लाख रुपए तो आपके पास 3 गाड़ियां होनी चाहिए कंपटीशन में खड़ी हुई कि भाई ये मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं था वो ऑप्शन, लेकिन अब जो जिस तरीके से इसके गैप को देखा गया इस इंडस्ट्री के अंदर, न्यू एंट्रेंट्स की एंट्री हुई है, तो ये गैप फिल होगा, और हमें लगता है यही है कि आगे जाते हुए भी ये गैप फिल होगा। ऑटो सेक्टर मार्केट के अंदर कैसे परफॉर्म करेगा?
अभी देखें जिस तरीके से लेटली ऑटो सेक्टर का डिप आया है, लेकिन क्योंकि मार्केट का आउटलुक अच्छा है तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो डिप्स हैं ये भी अवेल करनी चाहिए इन्वेस्टर को, और यहाँ से अगर कोई मजीद थोड़ा और डिप आता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन रही है, और ये मार्केट के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब मार्केट आउटलुक पॉजिटिव होगा तो इसी तरीके से ये सारे सेक्टर्स चलना शुरू हो जाएंगे, और ये जो सेक्टर्स चलेंगे तो दोबारा आपको वही हाई नज़र आना शुरू होंगे जो थे पहले। ओके और अगर बात की जाए फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, क्योंकि ओवरऑल जो अभी ये हम कह सकते हैं फाइनेंस बिल दिया जा रहा है उसके अंदर भी चीज़ें जो है वो फार्मास्यूटिकल की तरफ थोड़े से नेगेटिव इशारे कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए जो थोड़ा बहुत नेगेटिव हमारा मिनी बजट के अंदर जो फाइनेंस बिल के अंदर हमें चीज़ें शो की हैं वो नेगेटिव ज़रूर हुई हैं, बट अगर आप उसको गोइंग फॉरवर्ड जाते हुए देखोगे ना तो ये सिर्फ वक्ती तौर पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि ये सेक्टर जो है अगर आप पिछले देखो मार्केट जब नीचे आई है उसके बाद से इतना रैली नहीं किया है, और अब इन्वेस्टर्स का जो है वो क्वाइट फोकस बन चुका था फार्मा सेक्टर के अंदर, और आप गोइंग फॉरवर्ड भी जाते हुए देखोगे तो फार्मा सेक्टर के अंदर आपको चीज़ें नज़र आएंगी, और ये काफ़ी हद तक जो है ये अच्छा परफॉर्म करेगा इस साल के अंदर। ओके अच्छा, ईएनपी सेक्टर कैसा देख रहे हैं? इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी बढ़ रहे हैं, $80 पे ब्रेंट नज़र आ रहा है, जी तो क्या दिखाई दे रहा है ईएनपी सेक्टर लोकल मार्केट में? ईएनपी सेक्टर जो है ना वो हमारी मार्केट को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो तीनों स्टॉक जो हैं वो हैवी वेटेड स्टॉक हैं ईएनपी सेक्टर के अंदर, और उनका चलना ज़रूरी है। अब ये उसके अंदर ये ज़रूर है कि ये काफ़ी 3 साल से अगर हम देखें तो नहीं चले हैं, लेकिन ऑयल जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ब्रेंट की प्राइसेस शूट अप हो रही हैं, और प्लस ये जो हमारे जितने भी ओजीडीसी है या पीपीएल हो गए, ये स्टॉक्स भी हो गए, ये भी अपनी एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हैं, ये भी वेल्स देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये क्वाइट पॉजिटिव होगा अगर इनके अंदर कोई या ये अगर कोई डिविडेंड की इनकी जो बातें हैं कि डिविडेंड भी दे सकते हैं ये इस जब रिजल्ट आएगा रिजल्ट सीजन में, तो जब ये चीज़ें होंगी तो ये आप देखेंगे कि दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और यही ओजीडीसी और यही पीपीएल होंगे जो दोबारा अपने ऊपर की तरफ चलेंगे, और आप मार्केट के अंदर देखेंगे सेंटिमेंट फौरन चेंज हो जाएगा। अनदर हैवी सेक्टर जो कि रह गया है बैंकिंग सेक्टर, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका सेक्टर ऐसा है जो कि बहुत अंडर परफॉर्म किया है, बिल्कुल, और यही सेक्टर ऐसा है जो कि इस साल आपको देखें आउट परफॉर्म करेगा। आप अगर देखो तो आपके जो पॉलिसी है वो जो है वो अभी नियर टर्म में नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है ना। स्टेट बैंक ने जो कहा है वो नियर टर्म में नहीं बढ़ेगी, तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए क्वाइट पॉजिटिव है। और आपका जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर की डिविडेंड यील्ड्स भी हैं तो वो तो यही शो कर रही हैं कि सेफ एंड साउंड बेट है ये। कोई भी इन्वेस्टर है अगर आप वो यूबीएल देखता है तो 18% की डिविडेंड यील्ड है, तो वो कहेगा यार मुझे डिविडेंड ही मिल रहा है इसके अंदर, प्लस बैंकिंग सेक्टर में कोई इतना अभी और नेगेटिव क्या हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। इंटरेस्ट रेट तो कोई इतना ज़्यादा नीचे जाएंगे नहीं, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, आप समझते हैं कि चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं, तो इकोनॉमिक नंबर्स कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं मार्केट को पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन पॉजिटिव साइड? देखिए इंटरेस्ट रेट मैंने आपसे ऐसे बात की, इंटरेस्ट रेट एक नीचे अपने लो से बढ़ चुका है, ठीक है ना। अब वो दोबारा से 7% के ऊपर नहीं आएगा, अच्छा। ठीक है ना। हम जो देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट वो यही देख रहे हैं तकरीबन 11 से 11.5 के बीच में, अच्छा। इस साल के एंड में रह सकता है इधर कहीं, और ये जो है ये मार्केट ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। जहाँ तक इकोनॉमी के आप बात कर रहे हो तो इकोनॉमी के अंदर भी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। जो हमारा पिछला साल गुजरा है वो इतना ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह की एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हैं अगर आप वो देखते हो तो 4.8% की ग्रोथ हमें नज़र आ रही है इकोनॉमी में। अगर ये ग्रोथ नज़र आ रही है दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक मार्केट। ये अगर ग्रोथ है इसी तरीके से तो आप अपने ये जो ऑल टाइम हाई आपका 52,800 वाला था आप इसको आराम से टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं। पी रेशो हो गया आपका, या आपका ये ग्रोथ का जीडीपी ग्रोथ हो गई, ये जो चीज़ें हैं, फिर करेंसी हो गई आपकी, ये भी अगर स्टेबल हो जाती है तो आपका जो फॉरेन इन्फ्लो है, क्योंकि आप जब फ्रंटियर मार्केट में अब आ गए हो तो एक अज्यूम किया जा रहा है कि 150 जैसा मिलियन का नंबर आ सकता है मार्केट के अंदर, अच्छे नंबर्स आ सकते हैं ग्रेजुअली। चलिए आप फ्रंटियर मार्केट के बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ साथ करेंसी के हवाले से भी बात करेंगे। कमोडिटीज और फॉरेक्स के रेट्स की तरफ चलते हैं।
कमोडिटी अपडेट्स देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,26,300 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,08,280 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 18.43 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 76.93 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 80.01 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज़, सेलिंग वॉज 200 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 237 रुपीज़, सेलिंग वॉज 239.50। यूएस डॉलर बाइंग रही 178 रुपीज़, सेलिंग वॉज 179.20। चाइनीज़ यान 23.50 पे बाइंग रही, सेलिंग वॉज 23.90। सऊदी रियाल बाइंग रही 46.30, सेलिंग वॉज 46.70। यूएई दिरहम बाइंग एट 49.50, सेलिंग वॉज 50 रुपीज़। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.80, सेलिंग वॉज 484.30। एंड लास्टली ओमान रियाल बाइंग रही 392.75, सेलिंग वॉज 394.78। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। माज से पूछते हैं कि डॉलर की जो एक उड़ान है वो कहाँ दिखाई देती है। माज देखिए, डॉलर जो था वो बेसिकली आपने जब स्टेट बैंक ने अभी ये कर दिया है उसके बाद से डॉलर को एक थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है यही है कि डॉलर जो है वो थोड़ा अब स्टेबिलिटी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी या बात देखते हैं, कंटिन्यूसली डिप्रिसिएशन देखी जा रही थी रुपए की जानिब से, जो एक थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया बनी हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा था ये। तभी आप देखो तो हर किसी का व्यू जो था वो शेकी हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है कि डॉलर की आपको जो एक स्टेबिलिटी हो, मुल्क के लिए भी बेहतर है और स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत बेहतर है। और ये अगर स्टेबिलिटी रही, अब मुझे ऐसा लगता है यही है कि जितने भी एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि आपका ये जो साल FY22 वाला, तो इसके अंदर तकरीबन 175 से 176 के बीच में डॉलर कहीं पे होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो अगर ये वाली चीज़ हो जाती है तो वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर तो डॉलर स्टेबल होगा तो ही मुझे लगता है कि आपके पास फॉरेन इन्फ्लो आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, फ्रंटियर मार्केट की हम बात कर रहे थे, डॉलर इनफ्लो की भी बात कर रहे हैं और दूसरा हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। फॉरेन हम मार्केट के अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है फॉरेनर्स का आना, वो भी ज़रूरी है। वो कैसे दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो नवंबर में इमर्जिंग मार्केट में था, हम लोग निकल गए वहाँ से और अब हम फ्रंटियर मार्केट में आ गए। लेकिन चलें, इमर्जिंग मार्केट में हमारा वेटेज बहुत ज़्यादा कम था। अब फ्रंटियर मार्केट में आप आए हो तो इधर अभी हमें जो कैलकुलेशंस के हिसाब से इन्फ्लो नज़र आ रहा है, बट ये इन्फ्लो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दिन में इन्फ्लो आ जाएगा। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली चलता रहेगा और ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए भी। और जब हम इमर्जिंग मार्केट में जा रहे थे तो हमारी जो एक एक्साइटमेंट थी वो भी मार्केट के नंबर्स को बहुत अपग्रेड कर गई थी, या हम कह सकते हैं रोबस्ट एक impact बिल्कुल आ रहा बिल्कुल यही था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट डेवलप हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखो तो फॉरेनर्स नेट सेलर ही रहा है। फॉरेनर्स नेट सेलर रहा और ये पिछले साल भी फॉरेनर्स ने तो नेट क्या रीजन है मास, क्यों फॉरेनर इतना रिलक्टेंट है, क्यों मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता? क्योंकि उसका देखिए रीजन है आपकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी के ऊपर। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या उसको फिक्स्ड डिपॉजिट ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, एक तो ये देखें कि हमारा वेटेज कितना था। अगर हमारा वेटेज ही कम था तो वो हम उसके लिए फॉरेनर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत मायने नहीं रखता था पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना, क्योंकि वेटेज हमारा बहुत कम था। हमारी रुपी की एक डीवैल्यूएशन को देखते हुए भी फॉरेनर्स के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाती है कि बड़ी कम सी इन्वेस्टमेंट में उनको बहुत सारा जो एक मार्जिन मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन अगर आप ये देखो कि जब मार्केट में स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है, वो अगर कम सी अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर रहा है और वही चीज़ अगर नीचे आ रही है तो वो तो यही देखेगा ना कि यार मेरी तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी, इसमें इतनी कम इन्वेस्टमेंट पे भी मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस वजह से, और हमारी मार्केट ने अनफॉर्चुनेटली उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया सही तरीके से। अब हम फ्रंटियर मार्केट में जा रहे हैं और फ्रंटियर मार्केट में चले गए इनफैक्ट, और हम कह सकते हैं फॉरेनर्स काफी जिटरी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी जिस तरीके से ये आएंगे आगे जाके इन्फ्लो आपको नज़र आएगा तो ये मार्केट के लिए भी अच्छा है, मार्केट प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, आपके इंस्टीट्यूशन साइड के ऊपर भी, HNIs को भी, क्योंकि एक आपको फ्लो मिल जाता है। आपके शेयर्स के अंदर भी आपको वॉल्यूम नज़र आना शुरू हो जाएगा। और वही हर कोई वेट करता है कि वॉल्यूम नज़र आए तो हम कोई एक्टिविटी करें, वरना हर कोई वेट एंड वॉच कर रहा होता है। राइट। के ट्रेड क्या कर रहा है फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और नियर फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, के ट्रेड हम लोग ने जिस तरीके से, आपको मैंने पहले भी बताया, हमारी एनुअल समिट हुई है और ये हम इसको जिस तरीके से मार्केट हुआ है, और के ट्रेड का भी यही पूरा प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को मार्केट करें। और फॉरेनर्स का इम्पैक्ट आपको तभी नज़र आएगा जब आपकी मार्केटिंग सही जगह पे होगी, सही फोरम्स के ऊपर होगी। तो के ट्रेड अपनी तरफ से तो फुल कोशिशों में है और राइट फोरम्स के ऊपर हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से उसको मार्केट करी और इंशाल्लाह आपको
नियर फ्यूचर में के ट्रेड का फॉरेनर्स के साथ भी पार्टिसिपेशन नज़र आएगी बिल्कुल। राइट और हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट के नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग करने में भी के ट्रेड का हाथ ज़्यादा नज़र आए। अच्छा, इसके साथ साथ ओवरऑल जैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, तो आज मैंने आपसे जैसे पूछा कि थोड़ी देर के लिए हम ये सोचते हैं कि जैसे डे ट्रेडर थोड़ा सा शाय दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, आप समझते हैं इस वीक के बाद यानी कि IMF की क्लैरिटी के बाद मार्केट के नंबर्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, अगर आप IMF के बाद अगर आप मुझसे पूछते हो तो आपको मार्केट के अंदर एक्टिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज नज़र आएगा। उसका रीज़न यही है कि आपके पास कोई नेगेटिव इंडिकेटर्स एज सच मौजूद नहीं होंगे। अब अगला अगर आप देखो थोड़ा लॉन्ग चले आते हैं हम, तो अब आगे आपके पास इलेक्शन ईयर भी आने वाला है। गवर्नमेंट की भी फुल कोशिश होगी कि वो पॉलिसीज़ फ्रेंडली, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली लेकर आएँ चीज़ों को। अच्छा। तो अगर आप डे ट्रेड के हवाले से भी इसमें बात करते हो तो इन्वेस्टर को तो यही चाहिए ना कि वॉल्यूम हो। वॉल्यूम अगर होगा तो उसको एंट्री एंड एग्जिट आसानी होगी। अगर वो ले रहा है बेचारा कोई स्टॉक और उसके अंदर वॉल्यूम नहीं हो रहा तो वो हार के ही जा रहा होगा। और यही रीज़न था, वॉल्यूम नहीं होने की वजह से आपको नज़र ही नहीं आया। इन्वेस्ट जो डे ट्रेडर है वो हार रहा था इसी और मार्केट नहीं चल रही थी। अब मार्केट को चलना है, फर्स्ट क्वार्टर में स्टक हो गई थी एक जगह पे। बिल्कुल। जी चले मजीद बात करते हैं लेकिन एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट से मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी जो है वो माज से बहुत सारे सवालात कर लूँ। माज, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे, कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, और अगर कोई 3 सेक्टर्स पिक करने की बात की जाए तो पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर्स रखने चाहिए? देखिए, अगर इन्वेस्टर्स को मैं अगर हाईलाइट कर दूं कि कौन से 3 सेक्टर्स होने चाहिए तो माय टॉप पिक वुड बी बैंकिंग सेक्टर, माय सेकंड पिक वुड बी सीमेंट सेक्टर एंड माय थर्ड पिक वुड बी टेक्नोलॉजी सेक्टर। और यही 3 सेक्टर मैं समझता हूँ कि जो है इन्वेस्टर्स को गोइंग फॉरवर्ड दिस ईयर में काफ़ी अच्छा जो है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट इन्वेस्टर्स टू गो ऑन दीज 3 सेक्टर्स। राइट, थैंक यू सो मच माज, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज हमने K-Trade के हवाले से मार्केट आउटलुक जो दिखाई देता है और ख़ासकर K-Trade की जो काविशें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है आज डिस्कशन करने की कोशिश की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।